मेरी शादी को 1 महीना हो गया था, लेकिन अभी तक मैं अपने पति को न देख सकी, क्योंकि वह रात को जब आते तो लाइट ऑफ करके कमरे में आते थे और सुबह मेरे उठने से पहले घर से निकल जाते थे। यह जानने के लिए एक दिन अपनी जगह नौकरानी को सुला दिया और खुद कमरे में छुप गई। जब लाइट जलाई तो मेरी चीख निकल गई, क्योंकि अचानक से आने वाली नींद के झोंकों ने मेरी बंद आंखों को खोलने पर मजबूर किया था। मैं पिछले 4 घंटों से अपने कमरे में बैठी अपने पति का इंतज़ार कर रही थी। अब तो बैठ कर मेरी कमर में भी दर्द शुरू हो चुका था। घड़ी की तरफ नज़र दौड़ाई तो रात के 1 बज रहे थे। मेरे तो होश उड़ गए थे। अब तो मेरी सुहागरात भी मेरी पहली रात, जिस रात पति पत्नी एक दूसरे से कई बातें करते हैं और उम्र भर साथ निभाने की कस्में खाते हैं। अभी तक अपने पति को नहीं देखा था, क्योंकि हमारे यहाँ शादी से पहले लड़के का चेहरा नहीं देखा जाता था। बस छोटी बहन ने से सुना था कि मेरा दूल्हा बड़ा ही प्यारा है। तब से मैं खुद ही दिल में सपने बुनने लगी थी। इस रात का इंतज़ार न जाने मुझे कब से था, और मुझे जब लाकर इस कमरे में बिठाया गया तो मैं बहुत डरी सहमी सी थी। मगर 4 घंटे बैठे रहने के बाद न सिर्फ मेरी कमर दर्द कर रही थी, बल्कि मेरे सारे सपने और अरमान ख़त्म हो चुका था। एक बार तो सोचा कि बाहर जाऊं और जाकर देखूं मेरा पति कहाँ है, और मैं उसे बाहर देखने भी नहीं जा सकती थी। इसलिए मैं अंदर रूम में बैठे बैठे झपकियाँ खाकर सोने लगी। अब और इंतज़ार करना मेरे लिए मुश्किल था कि तभी दरवाज़े का लॉक खोलने की आवाज़ आई। मैं हड़बड़ा कर आँखें खोल कर देखने लगी, मगर कमरे में तो खूब अंधारा फैल चुका था। मैंने कहा कि कौन है, मगर पैरों की चप्पलों की आवाज़ मुझे सुनाई नहीं दी। यह कमरे में इतना अंधेरा क्यों कर दिया? क्या लाइट चली गई है? मैंने एक ही सांस में कई सवाल कर डाले थे। मैं हूँ आपका पति, इतना सुना कि मेरे दिल की धड़कन तेज़ हो गई। न मैं जानती थी कि उस वक्त मेरे कमरे में मेरे पति आ सकता है। ऐसा लगता था जैसे मेरे पति की आवाज़ सुनकर मेरी सारी थकान वहीं दम तोड़ गई हो, और मुझे शर्म आ रही थी। मगर एक बात की हैरानी हुई थी कि आखिर पति ने कमरे में आते ही अंधेरा क्यों कर दिया था। मुझे यह बात थोड़ी बड़ी अजीब लगी। लाइट चली गई थी तो मोमबत्ती कमरे में ले आते। मैं उन्हें देखने की कोशिश कर रही थी तो उन्होंने कहा, बाहर दोस्तों के साथ बातें करते करते पता नहीं चला कि इतनी देर हो गई है। आप जानती होंगी कि ऐसे मौके पर दोस्त कहाँ छोड़ते हैं। और हाँ, आप काफ़ी थक गई होंगी। मुझे लगता है आपको सोना चाहिए। बाकी बातें हम कल कर लेंगे। मेरा पति तो बात करते हुए बहुत डरा हुआ सा लग रहा था। उसके मुंह से तो हकलाते हुए शब्द भी ठीक से नहीं निकल रहे थे। मुझे तो डर लग रहा था कि बात करते समय इन्हें अटक अटक कर बोलने की बीमारी तो नहीं है, जैसे मुझसे शर्मा रहे हैं। मर्द होकर उनका मुझसे शर्माते हुए बात करना मुझे बहुत परेशान कर दिया था। फिर याद आया कि छोटी बहन ने भी बताया था कि दीदी आपके मंगेतर बड़े शर्मीले किस्म के हैं। मैंने पति से कहा कि आपने कमरे में अंधेरा क्यों कर दिया है? क्या आप मुझे देखना नहीं चाहते? जाहिर है एक औरत शादी की रात तक बस अपने पति के लिए ही तो सजती संवरती है, ताकि उसका पति उसे देखकर उसकी तारीफ़। और मेरी बातें सुनकर मेरा पति कुछ देर खामोश रहा, फिर कहने लगा कि मैंने तो आपको जी भरकर देख लिया था जब आपको मेरे पास लाकर बिठाया गया, और बहुत खूबसूरत हैं आप। हमारे यहाँ मुझ पर किसी ने जादू टोना करवाया था ताकि मेरी शादी न हो सके। इसलिए पंडित जी ने बताया कि तुम्हें कुछ दिन तक रात के अंधेरे में पत्नी के पास जाना है। मुझे बड़ी अजीब लगी, मगर उस वक्त मैंने इस बात को सच मान लिया, क्योंकि पहली ही रात में किसी बात बहस नहीं पड़ना चाहती थी। उस रात मैं न सोने के लिए लेट ही तो मेरे पति पहले ही लेट चुका था। दिल में यह ख्वाहिश थी कि पति का चेहरा देखूं। आखिर मेरा पति बन चुका है, क्योंकि हमारी शादी में उनके चेहरे पर फूलों की पंखुड़ियों से उनका चेहरा दिखाई नहीं दिया था। रात तो गुजर गई। मैंने सोचा कि चलो यह रात भी गुजर जाने दो, चंद घंटों की ही तो बात है। मुझे सुबह होते ही अपने पति को देखूंगी। मैं पति के पहलू में सो गई। सुबह जब मेरी आंख खुली तो मैंने उसे दूसरी तरफ देखा तो बेड की जगह खाली थी। वहाँ पर तो मेरा पति था ही नहीं। और कमरे से बाहर निकल आए। बाहर आकर देखा तो मेरी सास परेशान बैठी थी। मुझे देखकर उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आई। करते हुए इशारों में उन्होंने अपने पास आने को कहा। मैं उनके पास गई और मेरी सास कुछ पढ़ रही थी। शायद वह मेरे लिए और मेरे पति के लिए ही था। और यहाँ आकर उन्होंने फूंक मारा। तभी से मैं सोचने लगी कि सचमुच उन पर कोई जादू टोना हुआ है, तभी तो सास मुझ पर कुछ पढ़कर दम कर रही है। मैं उनके पास बैठते ही सवाल किया कि वह कहाँ हैं। मुझे तो कहीं कमरे में नज़र नहीं आए। तो सास दूसरी तरफ देखते हुए कहने लगी, वह काम पर जा चुका है।
मैंने घड़ी की तरफ देखा तो सुबह के 7 बज रहे थे और ऑफिस का वक्त 9 बजे से शुरू होता है। तो सास ने कहा, उसके काम का कोई पता नहीं, वह अपने दोस्तों के साथ मिलकर कारोबार करता है और दिल चाहे जब जिद चाहे जब भी घर से चला जाता है। तुम नाश्ता कर लो। मुझे यह बात बड़ी अजीब लगी। उन्होंने शादी अपनी मर्ज़ी से तो की है ना। रात को उन्होंने मुझसे कोई बात भी नहीं की थी और ना ही अपना चेहरा दिखाया था। अपने शादी के दूसरे दिन भला कोई कैसे काम पर जा सकता है। मैं ऐसी सोच में पूरे घर में घूमती रही कि सामने वाले कमरे से एक लड़का निकला। मैंने उठकर देखा और जल्दी से अपना दुपट्टा सर पर ले लिया और उनकी तरफ देखकर मुस्कुराने लगी, पर मुझे देखकर वो बाहर चले गए। दिन ऐसे ही गुजर रहे थे। मेरी सास काफ़ी परेशान दिखाई दे रही थी, जबकि वह हमारे घर पर आती थी तो बहुत खुश रहती थी। लेकिन अभी उनके चेहरे पर एकदम से उदासी आई थी। मैं तो बहुत खुश थी कि चलो सास में मेरी और सास की खूब जमेगी, मगर वह तो मुझसे बात भी ठीक से नहीं करती थी। खोए खोए ख्यालों में डूबी हुई रहती थी। मैं जब बुलाती तो ख्यालों से निकलकर मेरी तरफ देखने लगती। इस घर में मेरे पति के अलावा एक मेरा देवर भी था। हम 4 लोग ही यहाँ पर रहते थे। सामने अपने पति के आने की राह देख रही थी। नई नवेली दुल्हन की तरह संवर कर बैठी हुई थी। तभी किसी ने दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आई। दरवाज़ा खोला तो सामने रामू खड़ा था। तो मुझे यूँ खड़ा देखकर नज़र चुरा लिया। मैंने भी उससे नमस्ते किया और वापस अंदर आ गई। बहुत रात हो चुकी थी। बार बार मेरी नज़रें घड़ी पर जा रही थीं। न जाने मेरा पति कहाँ रह गया था। सास ने ज़बरदस्ती खाना भी खिला दिया। देवर भी वहीं खाना खा रहा था। मुझे महसूस हुआ कि जैसे वह मुझे चोरी चोरी देख रहा है। मैंने जब उसकी तरफ देखा तो वह बौखला कर मुझसे नज़रें चुराने लगा और फिर आधा खाना छोड़कर घर से चला गया। मेरे दिमाग में बहुत ख्याल आ रहे थे। मैं यूं ही बैठी सोच रही थी कि आखिर क्या वजह थी। दिल घबराने लगा तो बालकनी में खड़ी हो गई, आकर रोने लगी। आंखों में आंसू बह रहे थे। शायद मैं उनको पसंद नहीं आई थी, वह मुझसे नफ़रत करते थे या फिर उनके दिल में कोई और थी। मैं अभी यूं ही खड़ी खड़ी रो रही थी, तभी कमरे में खूब अंधेरा फैल गया। हल्की रोशनी बालकनी के बल्ब की थी, जिसे मैंने यूं ही चलता छोड़ा और फिर कमरे में चली आई। मैं आज हर बात क्लियर करना चाहती थी, इसलिए बिना कुछ कहे पति के पास जाकर बैठ गई। मेरा कंधा पति के कंधे के साथ लग गया तो वह फ़ौरन मुझसे इतना दूर हो गए उनका कंधा दोबारा मेरे कंधे के साथ न लग सके। मैं पति से हर बात के लिए करना चाहती थी कि आखिर वह मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। मैंने एक बार फिर पति की तरफ देखा। डरते डरते पति का हाथ थाम लिया। मेरे हाथ महसूस करते ही अपना हाथ मेरे हाथ से छुड़वा दिया और उठ खड़े हुए। दूसरी तरफ मुंह मोड़कर कहने लगे, जो भी बात करनी है जल्दी करें, मैं बहुत थका हुआ हूँ, मुझे नींद आ रही है। पति की बातें मेरी आंखों में आंसू ले आई थी। मैं बोली कि क्या आप किसी और को पसंद करते हैं? अगर ऐसी कोई बात थी तो आपने मुझसे शादी क्यों की? तो वह बोलने लगी कि मैं किसी और को पसंद नहीं करता, बस मेरी एक मजबूरी है। ना ही मैं आपको अपना चेहरा दिखा सकता हूँ, ना ही मेरे पास वक्त है जो मैं आपके पास बैठकर मोहब्बत भरी बातें करूँ। मुझे भी गुस्सा आ रहा था। आखिर कौन सी मजबूरी थी कि मेरा पति मुझसे भाग रहा था और मैं उसके पास आने की कोशिश करती रही। कई दिन यूं ही गुजर गए और सारी रात मैं यूं ही गहरी नींद सोती कि मेरी आँख फिर सुबह ही जाकर खुलती। सारा दिन पति घर से बाहर रहता था और दूसरी तरफ मुझे न जाने तो ये महसूस होने लगा कि जैसे मैं किसी की नज़रों में हूँ। लेकिन जब मैं इधर उधर देखती थी कोई नज़र नहीं आता था। शाम की चाय बनाकर अपनी सास के कमरे में ले जाने लगी तो उनकी आवाज़ सुनकर वहीं रुक गई। वह शायद किसी से फ़ोन पर बात कर रही थी कि बार बार एक ही शब्द दोहरा रही थी। पता नहीं कौन था, लेकिन मेरी सास उसकी विनती कर रही थी। न जाने कौन मेरी सास को ब्लैकमेल कर रहा था। जब मैंने उनका दरवाज़ा खटखटाया और कमरे में दाखिल हुई तो फ़ोन बंद करके अपने आंसू पोंछने लगी। मैंने उनके रोने की वजह पूछी तो कहने लगी कि उनका भाई है, उनसे नाराज़ है, कई साल हो गए उनसे सीधे मुंह बात ही नहीं कर रहा, ना ही कभी उनसे मिलने आता है। वह उसकी फ़ोन पर रो रो कर विनती करती हैं। मेरा दिल अपनी सास की बात सुनकर एकदम से उदास हुआ था, मगर उसके बाद जो सच्चाई मेरे सामने आई तो मैं दंग रह गई थी। 10 दिन बाद ही मेरी सास की बहन उनसे मिलने आई। मुझसे भी बड़े प्यार से मिली, खाना भी हमारे साथ खाया करती थी। लेकिन मेरा देवर तो खाना खाते ही अपने कमरे में चला गया। और देवर के यह तेवरों को देखो
तो वह मेरी सास कहने लगी, तुमने रामू का रिश्ता बचपन में ही मेरी बेटी से तय किया था। अब तुम मुझे बताओ कि तुम उसे बहू बनाकर कब लाओगी। मेरी सास अपनी बहन को टालमटोल कर रही थी। मुझे यह महसूस हुआ कि जैसे वह रामू की शादी अपनी बहन की बेटी से करना ही नहीं चाहती। अगले दिन मेरी सास सो रही थी कि मौसी जाग गई तो मैं किचन में मेरे लिए नाश्ता बना रही थी। तभी मौसी भी वहाँ आ गई। मुझसे कहने लगी कि मैं उनके लिए भी नाश्ता बना दूँ। मैंने उनके लिए भी नाश्ता बनाया और हम एक साथ नाश्ता करने लगे। मौसी मुझसे कहने लगी, श्याम नहीं आ रहा क्या? अब तक सोया पड़ा है? कल से मैं आई हूँ, मुझसे मिलने भी नहीं आया। मैंने कहा, वह सुबह सवेरे ही काम पर चले जाते हैं। कहने लगी, चलो सुबह चला जाता है तो रात को तो वापस आता होगा। मैंने कहा, वह बहुत देर से आते हैं। मेरी बात पर मौसी खामोश हो गई थी। फिर अपनी चाय पीने लगी। मुझे एकदम से अपनी सास की भाई का ख्याल आया तो मैंने भी जिक्र कर दिया। मैंने कहा, आपके भाई साहब किस बात पर इतना ज़्यादा नाराज़ हैं कि रोज़ मेरी सास उनसे विनती करती हैं, लेकिन वह अपनी बहन पर ज़रा भी तरस नहीं खाते। मेरी बात सुनकर मौसी हैरत में पड़ गई। कहने लगी, कौन सा भाई? हमारा तो कोई भाई ही नहीं है, हम बस दो बहनें हैं। यह बात सुनकर मैं दंग रह गई थी। अगर मेरी सास का कोई भाई नहीं था तो वह रो रो कर किससे विनती करती थी कि वह वापस आ जाए। एक दिन मैंने मेरी सास से रामू की शादी के बारे में पूछा और मेरी सास कहने लगी कि रामू उस लड़की से शादी नहीं करना चाहता था। मैंने कहा, क्यों? तो वह कहने लगी, उसकी मर्ज़ी नहीं है। मैंने कहा, अगर मर्ज़ी नहीं थी तो इतने साल से क्यों बात जोड़े रखी? पहले इनकार कर देती। मेरी सास कहने लगी कि यही बात मैंने रामू से भी कही है। मैं अपने दोनों बेटों के हाथों बहुत दुखी हो चुकी हूँ। दोनों ही मर्ज़ी के मालिक हैं। यह कहकर वह रोने लगी और मैं उन्हें तसल्ली देने लगी। सच तो यह था कि मैं भी अपने पति से तंग आ चुकी थी। इसलिए मैंने सोचा शायद मैं कुछ दिन मायके चली जाती हूँ ताकि उन्हें मेरी कद्र हो। इसलिए एक दिन जो दिल बहुत ज़्यादा बेचैन हुआ तो अपनी सास से पूछा और चली गई। सोचा अपनी माँ से भी जाकर पूछूंगी कि कैसे मेरी शादी करवाई है, जिसने अभी तक अपना चेहरा तक अपनी पत्नी को ही नहीं दिखाया। मैं तो जानती ही नहीं थी कि वहाँ पहुँचकर मुझे कैसा धक्का लगने वाला है। ये मायके के दरवाज़े पर पहुँची तो तभी एक कुरियर आया। हमारे घर के बाहर था। मैंने उसे बोला, किसका पेपर आया है? मैं वह पेपर देखने लगी। उस पर मेरा ही नाम लिखा था। जो खोलकर मैंने अंदर मौजूद पेपर पढ़ा तो मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मैं घर के अंदर चली गई। सारा दिमाग, सोचने समझने की क्षमता, सब कुछ ख़त्म हो चुका था। मेरे साथ कौन सा खेल शादी के नाम पर खेला जा रहा था? जो पेपर मेरे हाथ में था वह देखकर जो हकीकत मुझ पर खुली थी, मैं चकरा कर रह गई। पूरे दिन मैं अपने घर पर ही बैठी रही। मैंने अपनी छोटी बहन से कहा कि वह मुझे मेरे पति का फ़ोटो दिखाए, जो कि शायद उसने शादी के मौक़ों पर खींची थी, क्योंकि मैंने तो अब तक अपने पति को देखा ही नहीं था। मेरी बहन ने मुझे एक फ़ोटो दिखाई जो खाना खाते वक्त के लिए ही ली गई थी। वह बहुत अच्छा और नौजवान लड़का था। मैं कोई भी बात अपने मायके में नहीं बताना चाहती थी। मैं कुछ दिन बाद ही वापस ससुराल चली गई। मुझे अब सच्चाई का सामने लाना था। रात को फिर से वह इंसान मेरे कमरे में आया था जो पिछले 1 महीने से मेरा पति बनकर कमरे में आता था और सुबह होते ही चला जाता था। कि कौन है जो मेरे जज्बातों से खेल रहा था? आज मैं खुद यह जानना चाहती थी कि वह कमरे से बाहर निकल जाए, लेकिन अब मैं जान चुकी थी कि वह मेरा पति नहीं है। फिर भी मैंने सच जानने के लिए उसे यह सवाल किया कि मैं मैके गई थी तो आपने मुझे कितना याद किया। मेरे सवाल पर वह हड़बड़ा कर कहने लगे, जाहिर है आप मेरी पत्नी हैं तो मैं कैसे आपको भूल सकता हूँ। मैंने कहा, मुझे आपको देखना है। आज मैंने अपनी शादी की फ़ोटो देखी। वह मेरी बहन ने खींची थी। इसलिए दिल में आया कि 1 महीना गुजर गया कि मैं आपको क्यों ना देख लूँ। मैं नहीं मानती किसी भी जादू टोने को। मैंने उनसे कहा कि मैं लाइट जला दूँ। वह कहने लगे कि मैं पहले भी आपसे कह चुका हूँ कि मेरा इलाज चल रहा है और आप इस बात को सच मानती हैं या झूठ, लेकिन यह मैं इलाज करवाए बिना आपके सामने नहीं आऊँगा। अगर आप मुझे रोज़ यूँ तंग करेंगी तो मैं आज के बाद आपके कमरे में भी नहीं आऊँगा। यह कहकर वह कमरे से बाहर निकल गए। मैं अगले दिन उनसे कुछ न बोली और वह फिर से मेरे कमरे में सोने लगे, लेकिन उनके सोते ही मैं सो जाती थी। मैं सोच रही थी कि किस रात इस इंसान का सच बाहर लाऊंगी। मैंने एक दिन काम वाली को घर पर रोक लिया कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है।
उसने भी कोई एतराज़ नहीं किया था। रात को मैंने नींद की दवा दूध में मिलाकर नौकरानी को भी दूध पिला दिया और उसके बाद उसे अपने बिस्तर पर सुलाकर खुद कमरे में छुप गई और जहाँ लाइट के बटन है वहाँ छुप कर बैठ गई। रात को काफ़ी देर बाद वह इंसान मेरे कमरे में आया और बेड की दूसरी तरफ बैठ गया कि मैंने फ़ौरन से लाइट जला दी और जब मैंने उस इंसान को देखा तो मेरे होश उड़ गए। वह तो मेरा देवर था जो पिछले 1 महीने से मेरे कमरे में आ रहा था। वह मुझे देखकर डर गया। मैंने कहा कि तुम्हें शर्म नहीं आई मेरे कमरे में आते हुए? उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैं अलमारी से निकालकर पेपर उसके ऊपर फेंक मारा और रोने लगी थी, जिसमें मौजूद था कि जिस पर लिखा था कि मैं किसी और से शादी करना चाहता था, लेकिन मेरी माँ ने ज़बरदस्ती मेरा रिश्ता तय कर दिया और मेरे लाख मना करने के बाद भी मेरा विवाह तुमसे कर दिया गया। शादी की रात ही मैं भाग गया था, इसलिए मैं तुझे डिवोर्स के पेपर भेज रहा हूँ ताकि तुम जिसे चाहो शादी कर लो। तभी मैं दंग रह गई थी और मेरा देवर मुझे धोखा दे रहा था। मैं उसका कॉलर पकड़ के रख दिया। उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? वह कहने लगा, मैंने आज तक आपके साथ ऐसा कुछ नहीं किया। आपको या मुझे शर्मिंदगी उठानी पड़े। मैंने जो कुछ किया अपनी माँ के कहने पर किया, क्योंकि श्याम भाई शादी की रात ही भाग गए थे। मेरी माँ डर गई थी कि अगर यह बात फैल गई तो क्या होगा, इसलिए मुझे कमरे में जाने का कहती। आपको इस बात का शक न हो जाए और बात बदमुठी में ही रह जाए, लेकिन मैंने आपके साथ कुछ भी गलत नहीं किया। मैंने कहा, मुझे यह पहले ही पता चल गया था कि तुम्हारा भाई किसी और के साथ भाग गया है। मैं तो यहाँ सच का पता लगाने आई थी। तुम्हारा भाई मुझे डिवोर्स दे चुका है, इसलिए मेरा इस घर में अब कोई रिश्ता नहीं है। मैं अगली सुबह अपने मायके चली गई और सारी बात अपने घर वालों को बताई। मगर कुछ माह बाद मेरी सास हमारे घर आ गई। उन्होंने मेरे घर वालों से माफ़ी मांगी और मेरा रिश्ता रामू के लिए मांगने लगी। कहने लगी, अगर अपनी बेटी की शादी की तो आपको अच्छा रिश्ता नहीं मिलेगा। गलती मेरे बेटे की है और सज़ा आपकी बेटी को क्यों काटनी पड़े। मैंने श्याम से बहुत विनती की कि वापस आ जाए, लेकिन वह नहीं आया, इसलिए हमें ऐसा करना पड़ा। और आखिर मेरे मम्मी पापा भी रामू के और मेरी शादी के लिए मान गए और हमारी शादी हो गई। सच ही कहते हैं कि एक औरत ही औरत को समझ सकती है। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और कहानी कैसी भी लगी हो कमेंट में ज़रूर बताएं। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर से दबाएं, ताकि मेरी आने वाली अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। धन्यवाद।